नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर सबको बधाई दी। वहीं जयपुर में एक राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हमारी संस्कृति में पेड़, प्रकृति और पहाड़ों की पूजा की जाती है। उन्होंने इस अवसर पर वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जो नवीनतम IT तकनीक के प्रयोग से विकसित डिजी-वन फॉरेस्ट स्टैप को बनाने का जो ऐप है उसका शुभारंभ किया है। वो उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो वही दूसरे कार्यकाल के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने जनहित में कई फैसले लिए। इन फैसलों का जिक्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम धामी ने किया, जहां सीएम धामी ने 3 साल की उपलब्धियां गिनाई है। कहा, जनहित में कई साहसिक निर्णय लिए गए, जिनमें यूसीसी, भू कानून और धर्मांतरण कानून अहम रहे। सीएम ने बताया कि जहां शीतकालीन यात्रा से प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हो रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार अतिक्रमण पर की जाने वाली कार्रवाई किसी वर्ग विशेष के खिलाफ में नहीं कर रही। इसे लेकर बात और क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। इसके साथ ही हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पहले के समय में, पहले की सरकारों के समय में ठंडे बस्ते में जिनको डाल दिया था, लेकिन हम उसको टालने पर हमारा विश्वास नहीं था। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीखा, जो रूल, जो नियम, जो कानून जो काम के नहीं है, उनको जिस प्रकार से भारत सरकार ने लगातार हटाया है, उसी प्रकार हमने भी यहां पर निर्णय लिए। और चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। एक काम और शुरू किया, शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया। और ये शीतकालीन यात्रा निश्चित रूप से हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाली है, गेम चेंजर होने वाली है। और इससे जो 6 महीने हमारे दुकानदार हैं, होम स्टे वाले हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, टूरिस्ट गाइड है, इन सभी का काम चलने वाला है। 6 महीने की जगह 12 महीने इस वर्ष तो हमने इसका प्रारंभ किया। चूंकि कुछ व्यवस्थाएं भी हमने करी, आने वाले समय में हम और अच्छी व्यवस्था करेंगे, पहले से तैयारी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। कुछ हमारे प्रमुख जो लोग हैं, जिनके आने के बाद लोग उन स्थानों की ओर ध्यान जाएगा। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, प्रधानमंत्री जी हमारे जब केदारनाथ की उन्होंने गुफा में जाकर रात्रि प्रवास किया, माणा गांव गए और अभी मुखवा हर्सिल गए, और उसके बाद वहां जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई। और इस वर्ष उन्होंने इस यात्रा को प्रोत्साहित किया। निश्चित रूप से ये यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनने वाली है। वही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा परिसीमन पर आयोजित की गई पहली संयुक्त जो कार्रवाई समिति है उसकी बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो यानी कि भाजपा जहां जीतते नहीं वहां सीटें कम कर रहे हैं। क्या दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिल रही है? भगवंत मान ने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए। जैसे पंजाब की एग्जाम्पल, पंजाब में वो जीतते नहीं, सीटें ऑल दो they are increasing so far as per my information, वो 5 सीटें बढ़ा रहे हैं। लेकिन 543 में अगर 13 हैं तो
आवर शेयर इज 2.39%. अगर 850 में 18 है तो आवर शेयर विल डिक्रीज बाय 2.11. तो हमारा कुर्बानियां 90% है, फुटबॉल में 45% है, तो हमारा शेयर तो बढ़ना चाहिए. वही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने महिला सम्मान योजना के क्रियान्वयन न होने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. आतिशी ने इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है. नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे, लेकिन हम आप देख सकते हैं कि उनके खाते में 2500 रुपए नहीं आए. तो ये जुमला था, इसलिए मोदी जी के जुमले के बैंक का ही वादा हुआ था. वरना 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, 2500 रुपए तो छोड़िए, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ. वही केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी, जहां उन्होंने बिहार तरक्की कर रहा और आज देश के किसी भी कोने में बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है. वही बिहार में विपक्षी नेताओं पर भी जमकर कटाक्ष किया. मांग रहा है इस्तीफा, जिसका कौन किसका. अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बेगूसराय से मैच का ट्रांसफर हो रहा है, कर्नाटक जा रहा है, और कल कृषि मंत्री ने घोषणा कर दिया कि बेगूसराय में. उन लोगों की बात का कोई वैल्यू नहीं है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही. वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहा है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में देखा जा रहा, महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर पुलिस को यह हिदायत दी है. नागपुर पुलिस मुख्यालय में शहर की कानून व्यवस्था को लेकर के एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. इस बैठक में पुलिस अधिकारियों के साथ शहर में सुरक्षा स्थिति और आगामी चुनाव पर जो चुनौतियां आएंगी उस पर चर्चा किया है. वही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. वह बिहार आज 113 साल हो गया है. बिहार को साल 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था. इस अवसर पर पूरे राज्य में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. वहीं पटना में 113वीं वर्षगांठ का उत्सव देखने को मिला. पटना के गांधी मैदान में 22 से 26 मार्च तक 5 दिवसीय महोत्सव के साथ मनाया जा रहा. सीएम नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं, सांस्कृतिक विरासत और विकास को दिखाया जाएगा, जिसे आम जनता के लिए निःशुल्क खोला जाएगा. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की और उनके शिकायतें भी सुनी. मुख्यमंत्री ने लोगों के मुद्दों को गंभीरता से लिया और जो संबंधित अधिकारी उनको ही शीघ्र समाधान के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि अधिकारियों को जल्द से जल्द जो भी समस्याएं हैं, पहले तो समस्याएं सुनी हैं और उसके बाद फिर उन समस्याओं का निस्तारण किस तरीके से किया जाए वो अधिकारियों को निर्देश दिया. और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जन समस्याएं में जो फरियादी थे वो अपनी समस्याएं लेकर के आए थे. तमाम तरह की, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, तमाम तरह की समस्याएं भी सुनी गई. सीएम ने सुनी और साथ ही इसके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए. कर्नाटक बंद के बीच बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने कहा कि सुबह से बेंगलुरु शहर में स्थिति शांतिपूर्ण है. शहर के किसी भी हिस्से से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है. पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया ताकि शांति बनाए रखी जा सके. Situation has been peaceful in Bangalore city since morning. There has been no any untoward incident reported from any part of the city. Police have been deployed in all strategic and important places. And this will be continued till evening. Okay. Okay. Sir, how many people have been detained, sir, across? Nobody has been detained. Those who have been found trying to take out a rally or a procession have been taken to freedom.
वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति यानी कि जेएसी की बैठक आयोजित की गई और इस पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन में शामिल हुए हैं जो लोकतंत्र और संघवाद की नींव को बचाने के लिए है। said you that we have joined on the critical moment of the Indian history, the very foundation of democracy and federalism, which is under threat. So a good beginning has been started, and a fair delimitation joint action committee has been formed. Today, some suggestions have come that we should take it a office has to be set up on this issue on the Delhi also, and many leaders have invited this committee also in the different part of the country to participate. I am very happy that the Kerala Chief Minister, Telangana Chief Minister, Punjab Chief Minister also participated with various political parties. वही तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन द्वारा परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति यानी कि जेएसी की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर डीएमके सांसद कनिमोझी एनवीएन सोमू ने कहा कि यह एक बहुत ही सफल आयोजन था और अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री की यह सफल सराहनीय कदम है। It was the first of its kind, and it's a very good initiative done by our Chief Minister, the Tamil Nadu Chief Minister. All the leaders across the state were very happy to be participant of this, because this is the first initiative where we take it to the people. The whole nation today has come to know what delimitation is, what is the issues of the delimitation, and people will also start thinking about what our state really needs. I think we have catered that to the public the right way, and to the government too. It's going to be in Hyderabad. The dates are yet to be confirmed. It will be conducted in Hyderabad, and we will be sending it to a committee of expert opinion, and the legal opinion will also be sought on this. Everybody was very happy that somebody had taken the initiative, and it has been our leader from Tamil Nadu. We are so happy about that, and it is a great initiative. Everybody appreciated who came for the meeting, and everybody has gone back with the message home that they will also take. वही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि परिसीमन प्रक्रिया इस तरह से की जाए ताकि किसी भी राज्य को लोकसभा या राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व में कोई भी कमी ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया से राज्यों के जो संसदीय अधिकार है उसकी रक्षा होनी चाहिए। उनके इस अनुरोध का मकसद आंध्र प्रदेश के अधिकारों की सुरक्षा करना है। पंजाब के पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह भट्ट पर पंजाब पुलिस के कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से हमला किया गया और इस घटना के विरोध में बीजेपी नेता प्रणीत कौर और पूर्व सैनिकों का जो एक प्रतिनिधिमंडल डीसी ऑफिस पटियाला में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचा। पटियाला के डीसी ऑफिस के बाहर दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। हालांकि मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन इसकी जांच शुरू कर दी है। वही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ संसद भवन में मुलाकात किया। इस दौरान दोनों ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया और इस पहल का उद्देश्य संसद और विधानसभा की कार्यप्रणाली को डिजिटल रूप में लाना है, जिससे कि पारदर्शिता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। वही कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देने वाले विधेयक को लेकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक को महिला सुरक्षा और सम्मान के खिलाफ बताया है और इसकी आलोचना किया है।
वह राष्ट्रगान के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से माफी की मांग की और इस पर स्पष्ट बयान देने की भी मांग की है। वहीं पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखा, जबकि प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो जैसा आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में देखा था, नीतीश कुमार जब राष्ट्रगान हो रहा था उसी दौरान अपने बगल वाले नेता से बात करते हुए नजर आए थे और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पटना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन करना शुरू किया और साथ ही साथ ये कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया है और इसीलिए उनको सबके सामने माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि आखिर उन्होंने राष्ट्रगान के समय, जब कहा जाता है कि राष्ट्रगान के समय सभी लोग सीधे खड़े होंगे, ऐसे में वो बातचीत करते हुए क्यों नजर आए, इस पर स्पष्टीकरण दे। इसी को मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हुए विपक्षी नेता नजर आ रहे हैं। वही रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह की अगुवाई में लालगंज थाना दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान ही कई विवादों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ मामलों में पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश भी दिए। देखिए, आज मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ लालगंज थाना पे समाधान दिवस यहाँ पर आयोजित हुआ था। उसमें हम लोगों के द्वारा अध्यक्षता की गई। यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और राजस्व से संबंधित मामले देखने को मिले हैं। जो वर्तमान में निर्देश दिए गए हैं, समस्त तहसीलों से सारे थाना दिवस के दिन के लिए प्रकरणों को चिन्हित करके लगाया जाता है। उन सभी से संबंधित जो पार्टियां हैं उनको बुलाया जाता है। सभी आवेदकों को बुलाकर सुना गया है और जो भी यहाँ पर अन्य आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी सुनवाई करके त्वरित निर्देश दिए गए हैं कि टीम बनाकर निस्तारण किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से अब खबर है, जहां पर पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हारून रशीद गनी द्वारा हसनपुरा में अवैध रूप से निर्मित घर को ध्वस्त किया है। गनी 2018 से पाकिस्तान से सक्रिय था और इस घर को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वही बताते चले कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा को लेकर के संतोष जताया गया। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक शोरूम में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आने के कारण पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को किसी तरीके से काबू में पाया गया। बताया यह भी जा रहा है कि जहां पर आग लगी वहां पर जूतों का शोरूम भी था। हालांकि आप तस्वीरें देख सकते हैं, धुएं का गुबार पूरा हर ओर नजर आ रहा और इन तस्वीरों से ही यह समझा जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। बताते चले कि शाहीन बाग के पास का मामला है, जहां शोरूम में भीषण आग लगी, जिसके बाद दमकल की जो 8 गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। रुड़की में शनिवार को कन्हैयालाल पॉलिटेक्निक ने अपने वार्षिकोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रदीप बत्रा, बीजेपी नेता ललित मोहन अग्रवाल और प्रबंध समिति के चेयरमैन मोहित गर्ग और सुषमा गर्ग ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर मां सरस्वती माता की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। वही कार्यक्रम में विधायक बत्रा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सभी ब्रांचों के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो भी दिया और सम्मानित किया। इसके बाद कर्मचारियों को उत्कृष्ट पुरस्कार दिए गए। अंत में छात्रों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। हमारे इस संस्था का आगे बढ़ना है, वार्षिक प्रोग्राम था तो हम और ये करीब 10 साल से नहीं हुआ था। तो हमारा कोशिश थी कि पूरे सब बच्चों को हम लेके आए साथ में, और जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं बत्रा जी और ललित मोहन जी, इन सबको बुलाकर इन्होंने छात्रों का बहुत उत्साह वर्धन किया है। हमारे डॉक्टर यशपाल जी पूरे समर्पण के साथ सबने बहुत अच्छा
हमें आगे करते हैं। हमारा ये आगे उद्देश्य है कि हर वर्ष हम एक प्रोग्राम करें इस तरह से, और आप लोग भी इसमें सपोर्ट लेंगे, यही हमारी इच्छा है। मेरा आप सबसे आग्रह निवेदन है कि हम जिस क्षेत्र में बच्चों का जो सम्मान हमने किया, जो हमारे यहाँ उत्कृष्ट बच्चे थे हर वर्ष में, उनका क्या है, हमारे जो कर्मचारी जो रिटायर होने वाले हैं उनका सम्मान किया गया। और केएल पॉलिटेक्निक करेंगे, पॉलिटेक्निक ऐसा संस्थान है रुड़की में जो मैं समझता हूँ कि रुड़की में इतिहास लिखता है, रुड़की का मजबूत स्तंभ है। यहाँ के बच्चे बहुत सालों से पढ़ रहे हैं और अपना परिवार का, समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। आज वार्षिक उत्सव में बच्चों को सम्मानित किया गया, बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया और बच्चों को प्रेरणा दी गई कि बच्चे अपने संस्थान का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें और अपने देश के लिए समर्पण भावना से काम करें, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को जागृत रखें और हमेशा जो है हर काम में अग्रिम रहें और नेतृत्व करें। तो विधायक प्रदीप बत्रा ने इसका शुभारंभ किया है और साथ ही साथ मां सरस्वती की प्रतिमा का भी इस दौरान अनावरण किया, जिसमें तमाम तरीके की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो प्रस्तुत किए गए थे। रुड़की के जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उससे जुड़े हुए तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत छोटे छोटे बच्चों ने वो जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में लोगों को भी बताया और साथ ही साथ ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियां किया गया था, जहां पर ये खास कार्यक्रम का आयोजन विधायक प्रदीप बत्रा ने इसका शुभारंभ करते हुए किया और साथ ही साथ कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे तमाम ऐसे आयोजन हैं जो किए जाएंगे, जिस दौरान मां सरस्वती की जो प्रतिमा है उसको भी अनावरण किया गया। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।